दोस्तों, कैसा हो कि आने वाले कुछ ही दिनों में इजराइल की तरह ही एक नया इजराइल देश देखने को मिले, वो भी हमारे देश का आंगन बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक ऐसे देश की पटकथा लिखी जा रही है जिसमें दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव पैदा होगा। इसमें अमेरिका के अपने हित होंगे, चाइना के अपने हित होंगे, रूस के अपने हित होंगे, भारत के अपने हित होंगे और इन सभी महाशक्तियों के बीच पिसेगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। दोस्तों, एक ऐसे देश का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है जैसे इजराइल अरब कंट्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है और जो भी इजराइल या अमेरिका की बात नहीं मानता, यूएस की बात नहीं मानता, उसको वह भगा भगा कर पीट पीट कर मारता है। उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी में ऐसे देश का निर्माण किया जाएगा जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और भारत और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के ऊपर नजर रखी जाएगी और उस पर हुकूमत होगी अमेरिका की। दोस्तों, इस समय म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों का अड्डा बन चुका है, जैसे नेपाल हुआ करता है। नेपाल पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों का एक तरीके से केंद्र है, क्योंकि नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसे उसे अपने आप में खास बनाती है। नेपाल के जरिए ही चाइना भारत के ऊपर नजर रख सकता है, भारत के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, भारत भी नेपाल के जरिए चाइना के ऊपर लगातार नजर बनाए रख सकता है। उधर से हम पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान नेपाल के जरिए भारत में आतंकवाद या फिर जाली करेंसी या फिर जो भी गोला बारूद असला वो नेपाल के जरिए भारत में लगातार स्मगलिंग वगैरह भी करता रहता है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता रहता है। और हम देखें दोस्तों, यूरोप और अमेरिका नहीं चाहते कि एशिया में शांति बनी रहे। नेपाल के जरिए वह पूरी दुनिया पर नजर रखता है, जो भी एशिया की कंट्रीज हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, सब पर वह नजर बनाए रखता है, जिसकी वजह से नेपाल अपने आप में बहुत खास हो जाता है। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाती है। उसी तरह म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर अब एक नया केंद्र बन चुका है। चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर क्यों इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और यूएस किस तरीके से यहाँ पर बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और चाइना भारत इसमें क्या करने वाले हैं और बांग्लादेश इसमें किस तरीके से पिसेगा। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रखाइन कॉरिडोर है क्या, उसके बारे में देखते हैं। यह पूरा म्यांमार का मैप है और उसी म्यांमार के मैप में जो लाल कलर का है उसे अराकन स्टेट के नाम से जाना जाता है और यही अराकन स्टेट रखाइन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कॉरिडोर है, जो समुद्र का किनारा है, इसे रखाइन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इस समय म्यांमार की स्थिति ये है कि वहां पर गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं, क्योंकि वहां की जो नेता थी आंग सान सू की, उसको अपदस्थ करके सेना ने वहां पर कंट्रोल किया हुआ है और इसी समय सेना का शासन म्यांमार में हुआ करता है। दूसरा दोस्तों, म्यांमार की सेना के अलावा यहाँ पर एक और आर्मी काम करती है जिसे अराकन आर्मी के नाम से जाना जाता है और उसका लगभग 80% कंट्रोल इस क्षेत्र पर है और उसका अपना अलग से शासन है। अब दोस्तों, इसको हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो यह बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है और वर्ल्ड के मैप में हम देखें तो यहाँ पर यह म्यांमार है और म्यांमार के जो इस क्षेत्र में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इस क्षेत्र में यह देखने को मिलता है, जो इस समय बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। अब दोस्तों, हम सबसे पहले देखें कि इसमें भारत का अपना हित क्या है और चीन का अपना हित क्या है और अमेरिका इस पर कंट्रोल क्यों करना चाहता है और इसको अलग करके अलग देश, इजराइल की तरह ही एक अलग देश बनाना चाहता है, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और भारत पर नजर रखी जा सके। सबसे पहले हम चाइना के हित के बारे में देखते हैं कि चाइना का इसमें क्या हित है। दोस्तों, चाइना इसमें क्या कर रहा है, जैसे चाइना पाकिस्तान में होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसी तरीके से म्यांमार में होते हुए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। जैसे यहां से निकलकर चाइना आ रहा है और यहां पर ये कॉरिडोर सीधा बंगाल की खाड़ी में आकर मिल रहा है, जिसकी वजह से चाइना को बहुत फायदा है। चाइना को फायदा ये है कि चाइना का जो भी व्यापार होता है इस समय 80% लगभग 90% व्यापार होता है वो मलक्का जल संधि के तहत होता है। चाइना यहाँ से व्यापार करता है और इस मलक्का जल संधि के तहत यहाँ से निकलकर यहाँ पर अरब कंट्रियों में या फिर गए अफ्रीका में या फिर भारत में, श्रीलंका में, यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पर व्यापार करता है। पूरी दुनिया में लगभग यहाँ पर 90% व्यापार मलक्का जल संधि के तहत करता है। अब चाइना इसमें दो तरीके काम कर रहा है। एक तो यहाँ से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है BRI प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में होते हुए चाइना पाकिस्तान CPEC प्रोजेक्ट। उसी तरीके से म्यांमार में होते हुए भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसकी वजह से यह मलक्का जल संधि का एक तरीके से अल्टरनेटिव माना जा सकता है, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि किसी भी वजह से अगर मलक्का जल संधि से व्यापार खत्म होता है तो इन दो रास्तों से वह पूरी दुनिया में व्यापार कर सकता है और इसका अल्टरनेटिव के तौर पर इनको बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो चाइना का ये कॉरिडोर निकल रहा है म्यांमार से,
वो रखाइन कॉरिडोर से होकर निकल रहा है। ये रखाइन कॉरिडोर है, इसी से होकर निकल रहा है। और यहाँ पर चाइना पोर्ट भी बना रहा है म्यांमार में, जहां से पूरी दुनिया का व्यापार किया जा सकता है। चाइना का हित सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो ये कॉरिडोर बन रहा है, अगर अमेरिका के कंट्रोल में ये क्षेत्र आ गया तो ये एक तरीके से खत्म हो जाएगा और चाइना बैकफुट पर चला जाएगा। और अमेरिका की यहाँ पर प्रेजेंस चाइना के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब दोस्तों हम भारत के हित के बारे में देखते हैं कि भारत का हित इसमें क्या है। भारत का इसमें सबसे बड़ा हित ये है कि भारत म्यांमार के साथ कलादान प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब ये कलादान प्रोजेक्ट क्या है? अगर आने वाले समय में भारत की पूर्वोत्तर राज्यों से अगर कनेक्टिविटी कट जाती है, किसी भी वजह से ये चिकन नेक से सप्लाई बाधित होती है, तो भारत इस कलादान परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी सप्लाई कर सकता है। जैसे कोलकाता से हम निकल कर जाएंगे तो सीधे समुद्री मार्ग से होते हुए 539 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी से होते हुए सितियो पोर्ट पर जाएंगे। सितियो पोर्ट पर भारत पैसे भी लगा रहा है, म्यांमार में इसे विकसित करने के ऊपर काम भी कर रहा है। और यहाँ से क्या है, 158 किलोमीटर जाएंगे और ये कलादान नदी में होते हुए ये सप्लाई लगातार जाएगी। यहाँ से एक नदी बहती है कलादान नदी, उस नदी से ये सप्लाई जाएगी सितियो पोर्ट से। उसके बाद 62 किलोमीटर ये हाईवे से चलते हुए भारत में प्रवेश कर जाएगी और पूर्वोत्तर राज्यों में सप्लाई लगातार चलती रहेगी, जिसकी वजह से भारत के लिए कलादान प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह कलादान प्रोजेक्ट है वो भी रखाइन कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। यह म्यांमार का रखाइन कॉरिडोर है, इसी के अंतर्गत ही यह कलादान प्रोजेक्ट आता है। अब दोस्तों भारत के लिए सबसे जरूरी है कि रखाइन कॉरिडोर शांत बना रहना चाहिए, जिसकी वजह से भारत की प्रोजेक्ट के ऊपर कोई आंच नहीं आए। अब दोस्तों दूसरा, चाइना की भी यही दिक्कत है। चाइना भी चाहता है कि रखाइन कॉरिडोर में शांति बनी रहे, लेकिन रखाइन कॉरिडोर में शांति अभी नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं अमेरिका का क्या रोल है और अमेरिका किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी चाल चल रहा है। दोस्तों कुछ समय पहले हमने सुना था कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना ने यह कहा था कि कुछ गोरे लोग, अमेरिका का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कुछ गोरे लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने हमारा सेंट मार्टिन आइलैंड लेने की बात कही थी। लेकिन जब हमने हमारा सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मेरा तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस को वहां पर बिठाया गया। अब दोस्तों सेंट मार्टिन आइलैंड बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर के नीचे यहाँ पर है, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ से म्यांमार लग जाता है और यहाँ से बांग्लादेश लग जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और यहीं पर दोस्तों ये रखाइन कॉरिडोर आता है। यह है सेंट मार्टिन आइलैंड और यहीं से ये रखाइन कॉरिडोर आता है। अब यह यूएस को लगातार चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बवाल कटा हुआ है। यहाँ पर म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है और यहाँ पर अराकन आर्मी क्या कर रही है, यहाँ पर 80% क्षेत्र पर अराकन आर्मी का कब्जा है। अब अराकन आर्मी के संपर्क में चाइना भी है, भारत भी है। यहाँ की जो खुफिया एजेंसियां हैं यहाँ पर लगातार काम कर रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी, यूरोप की खुफिया एजेंसी, रूस की खुफिया एजेंसी यहाँ पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया यूएस ने, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को तो बिठा दिया, लेकिन अब बांग्लादेश के लोगों को पता चल चुका है, बांग्लादेश की आर्मी को पता चल चुका है कि आखिर ये लफड़ा क्या होने वाला है। अब मोहम्मद यूनुस ने इसके ऊपर तो बात करने से मना कर दिया, सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर से। अब क्योंकि अगर इसके ऊपर बात करता है तो बांग्लादेश में फिर विद्रोह उठेगा और उस विद्रोह को कभी दबा नहीं जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत खतरनाक हालात हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने अब यूएस के साथ मिलकर इस रखाइन कॉरिडोर के ऊपर बात की है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी पूरी सहायता कर सकता हूं। अब दोस्तों इसमें बांग्लादेश इन महाशक्तियों के टकराव के बीच पूरी तरह फंसना चाहता है, फंस सकता है और पिसेगा इसमें, जैसे उस समय हुआ था 1980 के दशक में। 1980 के दशक में क्या हुआ था जब पाकिस्तान पिसा था, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अब अफगानिस्तान यूएसएसआर के कंट्रोल में जब जा रहा था तो अमेरिका को बड़ी दिक्कतें पैदा होने लगी और उस समय कोल्ड वॉर वैसे ही चल रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, उस समय पाकिस्तान का प्रयोग किया अफगानिस्तान और यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान का प्रयोग हुआ तो पाकिस्तान इस समय यूएसएसआर और अमेरिका के बीच बुरी तरीके से फंस गया था। और यही हालत अब बांग्लादेश की होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय मोहम्मद यूनुस जब भी तो लगातार चुनाव को टालता जा रहा है, वो कहता है कि चुनाव बाद में कराएंगे जब इसका काम हो जाएगा, क्योंकि ये किसके टुकड़ों पर पला बड़ा है, या यूएस के टुकड़ों पर ही पला बड़ा है, जिसकी वजह से ये सत्ता में बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री थोड़ी है, ना कोई राष्ट्रपति है, ये एक तरीके से सलाहकार के रूप में इसको बैठाया रखा है। अब दोस्तों ये रखाइन कॉरिडोर के ऊपर जो भी सौदा बांग्लादेश कर रहा है उसमें बांग्लादेश को बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं।
अब दोस्तों यूएस के बारे में देखें कि यूएस इस रखाइन कॉरिडोर को ही क्यों हथियाना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि जैसे इजराइल पूरे अरब कंट्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखता है, उसी तरीके से इस क्षेत्र में एक ऐसा देश बसाया जाए जहां पर अमेरिका की हुकूमत हो और वहां पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और साथ ही भारत और चीन के ऊपर नजर बनाई जा सके और नजर रखी जा सके। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में जो भी सैन्य गतिविधियां होती हैं और साथ ही यहाँ से जो भी व्यापार होता है और पूरे वर्ल्ड में हम देखें कि इस रखाइन कॉरिडोर से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और मलक्का जल संधि के तहत जो भी व्यापार और जो भी सैन्य गतिविधियां होती है उस पर लगातार अपनी नजर और अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाया जा सके, जिसकी वजह से इस रखाइन कॉरिडोर को वह अपनाना चाहता है। और उसकी वजह से अगर ये रखाइन कॉरिडोर अमेरिका के कंट्रोल में चला गया तो भारत का कलादान प्रोजेक्ट मिसिंग फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों रूस भी नहीं चाहता कि यहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस हो, क्योंकि अगर अमेरिका की यहाँ पर प्रेजेंस हो गई और दक्षिण पूर्वी एशिया अनकंट्रोल हो गया तो पश्चिमी देशों के ऊपर ध्यान देने के बजाय पूरा फोकस यहाँ पर आ जाएगा। और भारत भी रूस का अच्छा साथी है, चाइना भी रूस का अच्छा साथी है और यहाँ पर रूस की अच्छी खासी प्रेजेंस लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से भारत और रूस और साथ ही चाइना और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है। लेकिन इस समय बांग्लादेश इनका पूरा साथ दे रहा है, जिसकी वजह से इस रखाइन कॉरिडोर में इस समय दुनिया की खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और लगातार काम करती जा रही हैं। अभी दोस्तों यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या किया है, यहाँ का दौरा किया है रखाइन कॉरिडोर का। अब दोस्तों यहाँ पर रखाइन कॉरिडोर का दौरा करने का क्या मतलब है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक तरीके से यूएन के लिए कोई महत्वपूर्ण जगह ज्यादा खास नहीं है। अब इसमें यूएस और यूएन को बहाना ये मिल गया कि यहाँ पर अराकन आर्मी का कब्जा है और मानवता के नाम पर सहायता पहुंचाने के लिए यहाँ पर वो यात्रा करने के लिए आए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत को इस रखाइन कॉरिडोर के ऊपर लगातार और ज्यादा नजर बनाए रखनी चाहिए या फिर अराकन आर्मी के साथ मिलकर इस क्षेत्र को कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से भारत का बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से सीधा संपर्क बना रहे। क्या इसमें चीन और रूस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।